ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बिहार इलेक्शंस पर लगातार बातचीत जारी है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से इस बार बिहार इलेक्शंस हुए, बिहार इलेक्शंस की कैंपेनिंग हुई, वो काफी अलग दिखाई दी पिछले इलेक्शन कैंपेन्स की। अगर बात करें तो यहां पर उतना जो है पॉलिटिकल लीडर्स लो होते हुए दिखाई नहीं दिए। पर्सनल जो जिसको कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स उतनी नहीं दिखाई दी जो हुआ करती थी बिहार इलेक्शंस में पहले। और यहां पर अगर सबसे ज्यादा देखें तो तेजस्वी ने मेच्योरिटी दिखाई है, जहां पर उन पर पर्सनल कमेंट्स भी किए गए, उनके फैमिली पर भी कमेंट किए गए, उनकी मां पर भी कमेंट किए गए, लेकिन उन्होंने उन पर्सनल कमेंट्स का, चाहे बीजेपी की तरफ से दिए गए हो, वज़ीर आज़म की तरफ से दिए गए हो, उनका जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अपने मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दे पर, चाहे डेवलपमेंट के मुद्दे पर बने रहे। तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी डेमोक्रेसी मैच्योरिटी के स्टेज के तरफ बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है, और आने वाले दिनों में ये चीजें और बढ़ेंगी, देखती जाइए। क्योंकि धीरे धीरे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मीडिया के माध्यम से जिस तरह अवेयरनेस बढ़ रही है, जिस तरह से आपका पूरा कच्चा चिट्ठा निकल के आ रहा था, आज से 15 साल पहले ये सुविधाएं नहीं थी कि कोई आदमी कुछ भी केस करके आ रहा है और लोकसभा और राज्यसभा या कि विधानसभा में पहुंच जाए। लेकिन आज जैसे ही आप कोई काम करते हो, तुरंत आपका, यदि आप सेलिब्रिटी हैं, यदि आप लीडर हैं, तो आपकी कोई भी खबर तुरंत आपको फ्लैश हो जाती, पूरे आपके लोकल स्थान पे नहीं, पूरे देश में फ्लैश हो जाती है। ऐसे समय में जब लालू जी नहीं है, रामविलास पासवान जी नहीं है, तो ये तेजस्वी यादव का एक तरह से मेच्योर दिखना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ तेजस्वी यादव के यूथ ब्रिगेड का नहीं था, बल्कि पब्लिक के सामने ये इमेज भी बनाना था कि यूथ जरूर है, युवा ब्रिगेड का हम एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो मिशन है, विजन है, वो मैच्योरिटी है कि हम किसी भी उकसावे में, किसी भी प्रोवोकेशन में, किसी भी एग्रेशन में हम रिएक्ट नहीं करेंगे। और एक अच्छे लीडर की पहचान भी यही होती है कि आपको बार बार ऐसे मुद्दों की तरफ ध्यान भटकाया जाएगा कि आप उसकी तरफ आकर्षित होकर के कुछ ना कुछ रिएक्ट कर दें। लेकिन मुझे लगता है जो भी इनके टीचर रहे हैं, जो भी इनके मेंटोर रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छी चीज समझाई है, कहाँ पे आपको रिएक्ट करना है, कहाँ पे आपको नहीं रिएक्ट करना है। संजय जी, जहां पर तेजस्वी ने काफी मेच्योरिटी दिखाई, वहीं पर हमने देखा कि आखिरी फेज आते आते जिस तरह से बीजेपी ने रैलियां की, तो वंदे मातरम और जय श्री राम का भी मुद्दा उठाया गया। क्यों ऐसा हुआ कि आखिरी फेज आते आते इस तरह का मुद्दा उठाना पड़ा बीजेपी को? देखिए, बीजेपी का पावर में आने के पीछे जय श्री राम ही मुख्य कारण रहा है। तो बीजेपी इस मुद्दे को हमेशा साथ लेके चलेगी, चाहे आखिरी रहा हो, चाहे पहले से रहा हो। कहीं ना कहीं ये इसका उपयोग शुरू से लेके और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। तो इसलिए कोई एक्सेप्शन नहीं था कि बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। हमें इस बात को मानते हो कि बीजेपी, देखिए, दो ही चीजें हैं भारत में, एक है धर्म सापेक्ष, एक है धर्मनिरपेक्ष। भारतीय जनता पार्टी धर्म सापेक्ष है, इसीलिए जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र की वो बात करती है, जबकि कांग्रेस और पूरी विपक्षी दल धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, वो सेकुलर का पेज बनाना चाहती है। बेसिक मुद्दा, बेसिक अंतर यही है। और मूलतः देखा जाए तो सभी की आर्थिक नीतियों में, राजनीतिक नीतियों में, विकास के मॉडल पे आप ले लीजिए, जो भी वो करना चाहते हैं, मनरेगा से लेके जो भी आप योजना देख लीजिए, उज्ज्वला योजना से लेके एग्रीकल्चर बिल, सब कहीं ना कहीं दोनों में समानता है। क्योंकि इनके भी एडवाइजर, वो भला कहाँ पे हो सकता है देश का, कहाँ पे नुकसान हो सकता है, यही चीज राज्य के लिए लागू होती है, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश है। तो बिहार में देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, माइग्रेशन सबसे बड़ी समस्या है, और जिसके चलते वहां के लोगों को अपना घर छोड़ करके, कश्मीर तक आप अभी दिखा रहे थे, केरल तक जाना पड़ता है, कश्मीर से केरल तक, कन्याकुमारी तक जाना पड़ता है। तो जब तक आप स्थिति को सुधारेंगे नहीं वहां पे, ये बार बार ये मुद्दे इंतजार इसी बात का है कि बिहार के लिए अच्छे दिन कौन लाएगा, बिहार में बाहर लाएगा कौन। वादे तो सभी ने बाहर लाने के किए, लेकिन बाहर लाएगा कौन, ये चुनाव के बाद ही एक तरह से तय होगा। इरशादुल्ला साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इरशादुल्ला साहब, जिस तरह से अपनी आखिरी रैली में नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है, उस पर अपोजिशन
को भी बोलने का मौका मिल गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पहले से कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी थक गए हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए। पासवान जी की तरफ से कुछ अलग बयान आता है, कांग्रेस की तरफ से कुछ अलग बयान आता है। तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन जिस चीज को लेकर एक तरह से जिस चीज को उठा रहा था कि नीतीश जी को अब सियासत से अलग हट जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, थक गए, तो क्या वाकई में नीतीश कुमार की सियासत से थक चुके हैं? उनकी तकरीर, उनका भाषण ठीक से नहीं सुना। उन्होंने आखिरी चुनाव जो जिस डेट था, वो आखिरी प्रचार था, वो आखिरी प्रचार को वो कह रहे थे कि आज का ये आखिरी प्रचार है, ये आखिरी चुनाव है। इसको जो है सो विरोधियों ने एक ये अजीब ले दिया के साथ ये आखिरी चुनाव कर रहे हैं, वैसी बात नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल आदमी तो क्या फिर इमोशनल कार्ड प्ले कर रहे थे नीतीश कुमार और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो वेट चल रही है उसको लेकर के क्या फिर नीतीश कुमार जो है इमोशनल कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे? से स्वस्थ है। नहीं तो इसे माना क्या जाए? वाली बात नहीं है, वो तो प्रचार कर रहे हैं, इमोशनल कार्ड वाली बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आज का ये आखिरी प्रचार है, आखिरी प्रचार है। इसमें ये नहीं था कि हम राजनीति से संन्यास ले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार फिजिकली मेंटली बहुत स्वस्थ है। अभी उनके उम्र के लोग बहुत सारे बेड पकड़ लिए हैं, लेकिन अभी मैं कहता हूं कि 15 साल तक ये राजनीति करेंगे और लोगों को राजनीति सिखाएंगे। अपोजिशन इरशादुल्लाह साहब तो यहां तक कह रहा है कि नीतीश कुमार ने बिल्कुल नकल की है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। उन्होंने भी यही कहा था कि उनका आखिरी चुनाव है और वो जीत गए थे। सेंचुरी मारेंगे जब अपने मुखों, चाहे शिक्षा के मामले में फेल होते रहे और क्रिकेट के मामले में बोल्ड होते रहे, तो बिहार के मामले में तो वैसे फेल हो गए कि आने वाले दिनों में उनको राह नजर नहीं आएगा। नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास किया है, जो अमन चैन शांति दी है, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, सारी फिर आप वही गिनवा रहे हैं, फिर आप वही चीज गिनवा रहे हैं। सरकार में है तो ये तो करना पड़ेगा, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। जो इख्तियार में होता है उसकी तो जिम्मेदारी होती है। आपने इतना काम किया होता कि लोग आज आपके काम पर ही वोट देने के लिए निकलते। आपने इतना काम किया होता कि लोग आज आपकी रैलियों में बुलाने नहीं पड़ते, आपकी रैलियों में आपके खिलाफ नारे नहीं लगते। उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला, ये मेडिकल कॉलेज खोले, ये इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, इन्होंने तालीम को फरोग दिया। तो ये जो है सो जिम्मेदारी की बात करते हैं। असफर शमसी साहब, आजादी के बाद से सारे ठीक है इरशादुल्लाह साहब, बात हो गई, शायद आप मुझे सुन भी नहीं पा रहे हैं। असफर शमसी साहब, मैं सर मेरा सवाल जो इरशादुल्लाह साहब से मैं कर रहा था कि भाई गिनाने की क्या जरूरत है जब आपने 15 साल में डेवलपमेंट किया है, तरक्की किया है, रोजगार दिया है, तालीम, हेल्थ, सेहत सब कुछ आपने दिया है, तो फिर आज आपको पसीना बहाना क्यों पड़ रहा है? देखिए, इसको दूसरे ढंग से देखिए जी। अगर मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से आप देखेंगे जी, तो चीजें बिकती नहीं है, बेची जाती है। हमने जो किया मैनेजमेंट का है ये जी जी, चीजें बिकती नहीं है। हमने जो शिक्षा में किया, सड़क में किया, हेल्थ में किया, रोजगार में किया, तो आवाम को हमको बताना भी पड़ता है। और देखिए फर्क आवाम को दिख नहीं रहा है, आपको बताना पड़ रहा है। नहीं बताना पड़ेगा। सतह पर जो आपने किया वो आवाम को दिख ही नहीं रहा है, वो आप बताएंगे तभी आवाम जानेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, जमीनी सतह पर दिख भी रहा है। अच्छा। आवाम की कनेक्टिविटी, जब रोड अच्छे हुए तो किशनगंज से पटना लोग 5 घंटे में पहुंचने लगे। जब गांव के अंदर 22 घंटे बिजली रहने लगी तो लोगों को समझ में आने लगा कि हम ढिबरी और लैंटेन युग से आगे आ गए। जब गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की शुरुआत हुई, आपकी सरकार ने इतनी अच्छी बना दी, रेलवे का निजाम इतना अच्छा कर दिया कि बिहार के लोग सब प्लान करके, कोई हैदराबाद, कोई मुंबई, कोई बेंगलोर, सब वहां जाने लगे, सब प्लान करने लगे। इतनी तरक्की हो गई, सड़कें इतनी बेहतरीन बनवा दी आपने। देखिए, ये तो आजादी के बाद से दुर्भाग्य रहा बिहार का कि यहाँ पर जो है कांग्रेस की हुकूमत रही और कांग्रेस की हुकूमत 23 साल रही, उसमें उनके 29 मुख्यमंत्री बदले, यानी बिल्कुल अनस्टेबल गवर्नमेंट उनकी रही। सबसे ज्यादा आज उन्होंने जो 40 साल में कांग्रेस ने किया वो आज कहां पर पड़े, उनकी हालत भी तो आप देखिए। 15 सालों में आपने जो किया है वो 15 सालों पर बात क्यों नहीं करते हैं असफर शमसी साहब? आप जंगल राज की बात करते हैं, आप कांग्रेस के दौर की बात करते हैं, आप लालू यादव के दौर की बात करते हैं, आप इन 15 सालों पर बात क्यों नहीं करते हैं?
15 साल पर आप आधा सेकंड हमको 30 सेकंड मौका दीजिए, हम आपको बता देंगे कि 15 साल में क्या हुआ। 60 लाख मुद्रा योजना से 23,000 करोड़ से हमने छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोले, हमने स्टार्टअप इंडिया खोला, हमने जनधन योजना के द्वारा किया, हमने किसानों को सशक्त किया, हमने नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया, हमने 1,500 ट्रेनें स्पेशल चलाई। जब सुशील मोदी ने नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया, तो 1,500 ट्रेनें चली, हमने उनको लाया, हमने उनको क्वारंटाइन किया, हमने उनको 1,000 रुपया दिया। और पहले क्या था, पहले जो है पुश और पुल के माध्यम से बिहार के लोग चले जाते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि काम इतना हुआ तो इसीलिए लोग नीतीश से नाराज है, और यही सब देखते हुए बीजेपी भले ही जेडीयू के साथ है लेकिन तारीफें जो है चिराग पासवान की होती है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे गठबंधन में बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी है, उसके अलावा हमारा एनडीए में नहीं है। और सीटें कुछ भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से, हमारे टॉप लीडर्स ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने, स्टेट लीडरशिप ने ये बात कह दी है, इसलिए इसमें कोई इफ एंड बट ना हो। असफर शमसी साहब, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है आप जंगल राज की याद दिला रहे हैं या नीतीश कुमार जी के काम की याद दिला रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि 35% क्राइम और ज्यादा बढ़ गया है इन 15 सालों में या पिछले 5 सालों में। आज 2019 मतलब 21वीं सदी में भी आप देखिए, आज भी पटना जैसा शहर बारिश होती है और डूब जाता है, इस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सीमांचल की बात कर लीजिए, वहां की खस्ताहाली, आज भी लोग कितना परेशान है, हर साल सैलाब आते हैं, इस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार के कई इलाकों में, मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो ऐसे अजला में आज भी काला बुखार आता है और हजारों की तादाद में बच्चे मरते हैं, इस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? चमकी बुखार में भी हम लोगों ने काम किया, लेकिन राजद के शहजादे सोए हुए थे। हमने बाढ़ में भी काम किया, राजद के शहजादे कहीं नहीं निकले। अरे आरजेडी का मतलब है रंगदारी, जैसे जंगल राज और डी से डकैती, यही आपके बारे में पूछ रहा हूं, आप राजद की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं एनडीए के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जेडीयू की, बीजेपी की, आपकी सरकार है ना वहां पर, आपकी सरकार रही, नीतीश कुमार जी आपके वजीर आला रहे, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं और आप बात आरजेडी की कर रहे हैं। मैं तो संजय बघेल जी आपके पास आना चाहूंगा। नहीं, फिर आप चले गए, आप डेवलपमेंट की बात सुनना नहीं चाहते, रोड की बात सुनना नहीं चाहते। डेवलपमेंट की आप बात कहां कर रहे हैं? आप तो आरजेडी, आप तो आरजेडी के बारे में बता रहे हैं, तो लालू यादव का जिक्र कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी 22 घंटे की बात सुनना नहीं चाहते, कनेक्टिविटी की बात सुनना नहीं चाहते, 7 लाख रोजगार दिया, 3.5 लाख उसमें नियोजित शिक्षक थे, सुनना नहीं चाहते। ऑप्टिकल फाइबर का हमने जाल बिछाया, सुनना नहीं चाहते। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोली, आप सुनना नहीं चाहते। हमने एयरपोर्ट खोला, सुनना नहीं चाहते। हमने एम्स खोले, हमने हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, हमने एएनएम खोले, हमने जीएनएम खोले, हमने आईटीआई खोले। जो पॉलिसीज, जो स्कीम्स लॉन्च की गई, उनका बजट किस तरह से इस्तेमाल हुआ, कितना % उनका इस्तेमाल हुआ, ऐसे ही सवाल तेजस्वी ने भी उठाए। 11 सवाल तेजस्वी ने भी अपनी रैलियों में उठाए, लेकिन फिर से ऐसे ही जो है बीजेपी अपनी रैलियों में इन जवाबों, इन सवालों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए जंगल राज की बात ही सिर्फ करते रहे। हम डेवलपमेंट पर, मेरा पूरा फोकस, मेरा पूरा इलेक्शन डेवलपमेंट पे रहा, और मुझे खुशी और इत्मीनान है कि बिहार की आवाम ने 2 फेजेस के साथ साथ ये जो तीसरा फेजेस भी हो रहा है, इस कोविड-19 में डेवलपमेंट को फोकस मानकर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और खवातीन भी, चूंकि हमने महिला सशक्तिकरण किया है, हमने पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है। आज हर विभाग में लड़कियां देखी जाती हैं, आज गांव से लड़कियां साइकिल चला करके शहर आती हैं। तो एक जमाना था कि 6 बजे के बाद मर्द नहीं निकल पाते थे, तो आज चाहे भोजन हो, पोशाक योजना हो, वृद्धा योजना हो, किसान निधि का योजना हो, महिला सशक्तिकरण हो, हर क्षेत्र में हमने संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक विकास किया है। ठीक है संजय बघेल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा सर। मैं पूरा इलेक्शन, ठीक है, सब बात हो गई, बिल्कुल बात हो गई, और नतीजे जब आएंगे उसी वक्त पता चलेगा कि किसने कितना काम किया है, किसके दावे और वादे काम किए हैं, लोगों ने किनके वादों पर भरोसा किया है, ये तो 10 तारीख को एक तरह से पता चल जाएगा। संजय बघेल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संजय जी, तमाम लोग दावे करते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन हकीकी तौर पर आप देखिए, ना तो बिहार कहीं पर फर्स्ट है, ना कहीं बिहारी फर्स्ट है, सिर्फ ऐसे खोखले दावे किए जाते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। अबू आपने बहुत अच्छा किया कि इन्होंने आरजेडी का फुल फॉर्म बता रहे थे। यदि आर डिलीट कर दिया जाए तो जेडीयू में जो है ना जे और डी इनके यहाँ भी है बिल्कुल। तो अब उसका फुल फॉर्म हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के साथ है इस बार। एक तो ये बहुत बहुत बड़ी वजह है उनके पिछड़ने का कारण। दूसरा यह है कि एजुकेशन सेक्टर में हम मान सकते हैं कि जैसे एम्स आया, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज आए, प्राइमरी लेवल पे और हायर एजुकेशन में इन्होंने रिक्रूटमेंट्स वगैरह किए हैं। ये निसंदेह नीतीश कुमार ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीजें इन्होंने किया है, लेकिन जैसा यदि आप देख लिए कोविड के दौरान पटना जैसे शहर में एक साइकिल में आदमी अपना सिलेंडर लेके जा रहा ऑक्सीजन का, आप जो है हॉस्पिटल के अंदर जो है अपने से बाहर से सिलेंडर खिला के अपने पेशेंट को दे रहे हैं, तो ये कहां से विकास है? ये कहां से एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है? आपने हेल्थ में कुछ नहीं किया, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं वहां पे कुछ नहीं किया। आपका माइग्रेशन हो रहा है, कोटा से बच्चों को लाने वाली बात थी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सफल होता दिखाई देता है, आप सीधे मना कर देते, वहां कुछ नहीं किया। तो ना तो मेडिकल में आप कर रहे हैं कुछ, ना तो बेसिक जो हम कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसएमई डेवलपमेंट के लिए वो कहीं नहीं दिखाई देता। माइग्रेशन इसलिए हो रहा है कि जो आपने बड़ी अच्छी अबू बात उठाई कि सीमांचल में इतना बाढ़ में डूब जाते हैं, उसके लिए आपने कुछ उस तरह से योजना नहीं बताई कि आपके यहाँ रिसोर्सेस होते हुए, बारिश और पानी का इतना सब कुछ होते हुए भी आप उस जल को कहीं ना कहीं इकट्ठा करके उसको अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। उस दिशा में आपने कुछ नहीं किया। और आपके पास इतना सबसे बड़ा अच्छा टैलेंट, देश का सबसे अच्छा टैलेंट जो आप बिहार और बिहारी फर्स्ट कह रहे हैं, वो माइग्रेशन के लिए क्यों मजबूर है? क्योंकि उसके लिए आपने देख लिया कश्मीर से लेकर मैं कन्याकुमारी में पहले ही बोल चुका हूं कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बेंगलोर में इंडस्ट्री आ सकती है, हैदराबाद में आ सकती है, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव सब जगह आ सकती है। क्या पटना और गया में आसपास इंडस्ट्री नहीं खड़ी हो सकती? सही। तो ये सब चीजें सोचने की जरूरत थी। यदि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन आप ले जाते तो हो सकता है जो माइग्रेशन वहां के लोग माइग्रेट कर रहे हैं किस स्टेट से दूसरे स्टेट से आपके यहाँ आते, क्योंकि आपके यहाँ रिसोर्सेस की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं है, फिर भी आपने जो वो आरजेडी के 3 चीज बताए, ये समस्या आज भी है। यह समस्या यदि कोई भी सरकार हटा सकती है, जिसको रंगदारी आपने कहा, जंगल राज कहा, डकैती कहा, यदि हट सकती है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां भी आ सकता है। आपने अभी अब बहुत अच्छी बताया कि क्राइम रेट बढ़ा है। क्राइम रेट क्यों नहीं घट रहा है? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लगाने के पहले हफ्ता वसूली पहले हो जाती है, रंगदारी टैक्स पहले आने लगते हैं। तो आदमी कोई भी इंडस्ट्री लगाने के पहले 10 बार सोचता है कि हम किस स्टेट में लगा रहे हैं, हमें किस तरह की सहूलियत मिलेगी, हमारा कैसे वहां पे एकदम से ट्रांसपोर्टेशन और ऑपरेशनल कास्ट निकलेगा, और कैसे हम पूरे इंडस्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। जब तक ये विकसित नहीं होगा, बिहार बीमारू और पिछड़ा का पिछड़ा स्टेट बना रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, और जिस तरह से विकास होना चाहिए और कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग भी जो है खुलकर उन पर बात कर रहे हैं, और साफ लोगों का भी दिख रहा है कि जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, उन्हीं पर बात होगी, उन्हीं पर वोट डाले जाएंगे। और आपसे ये जानना चाहूंगी कि तेजस्वी ने जिस तरह से क्राउड बटोरा, ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या वो क्राउड डेड क्राउड है, क्या वो क्राउड नीतीश के खिलाफ गुस्से वाला क्राउड है, या फिर सच में तेजस्वी जो है उस क्राउड को आकर्षित अपनी तरफ कर पाए हैं और उसको कितना ही वो अपने वोट में कैश कर पाएंगे? देखिए, वोटिंग का जो अभी पैटर्न चल रहा है, क्राउड एक चीज है, क्राउड बटोरना अलग चीज है, और जब वोटिंग देने जाते हैं वहां का साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। मैं अपने ही घर में देखूं तो यदि कहने के लिए हम कहें कि ये आदमी अच्छा है, हम व्यक्ति के आधार पर कई बार वोट देते हैं और कई बार विचारधारा के आधार पर देते हैं, सेम चीजें वही है। यदि कोई भी औरत पिछले 10 साल से चूल्हे फूंक रही, धुआं लग रहा था, लकड़ी और कंडे में खाना बना रही, सरकंडे में खाना बना रही थी, उसको यदि गैस मिल जाता है तो वो उस दिशा में से, ये सरकार हमारे लिए आई है, ये गैस कनेक्शन दे दिया है, तो घर का आदमी भले किसी विचारधारा से हो, लेकिन उस औरत के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने उसको सिलेंडर दिया, किसने उसको एक तरह से गैस की सुविधा पहुंचाई। दूसरा, यदि एक बच्ची यूथ जाता है तो वो जाता है कि यदि उसको लिए पढ़ने की सुविधा नहीं थी और वो एक तरह से प्राइवेट और कहीं इधर उधर भटक रही थी, इतने फीस रही थी,
तो उसके लिए यदि कोई गवर्नमेंट का IIT खुल जाता है, ITI खुल जाता है, उसके गांव के आसपास खुल जाता है और क्वालिटी एजुकेशन देता है, यूथ इस तरह से सोचेगा कि ये सरकार कम से कम हमारे एजुकेशन के लिए कुछ प्रयास कर रही है। तो आप घर के कितने भी आप पार्टी से जुड़े रहिए, विचारधारा से जुड़े रहिए, लेकिन उसको लगने लगता है कि ये वोट जो है हम उसी को देंगे। तो एक जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो सुनती सबकी है, लेकिन जब वोट देने जाती है तो अपने दिमाग का यूज करता है। इसी को हम संजय जी, आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि एनडीए में जिस तरह से चीजें चल रही है, जनरेशन है जिसको हम मिलेनियम जनरेशन कहते हैं, वो स्मार्ट। संजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के दरमियान इक्वेशन बनी हुई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक स्ट्रैटेजी है कि जब तक रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद ही एक इक्वेशन बनाया जाएगा? क्योंकि इस तरह की बातें भी आ रही है कि चिराग पासवान के थ्रू जो है जेडीयू के वोट काटे जा रहे हैं। यहाँ देखो, उसी से फोन आ रहा है। जिस तरह के एक्सपेरिमेंट आप पिछले 5-6 साल में देखे रहे हैं, चाहे आप महाराष्ट्र लीजिए, चाहे कर्नाटका देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे गोवा देख लीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट देख लीजिए, बीजेपी ने इस तरह से, जिस तरह से एक पूरा एक फार्मूला दिया है, कोई भी जीते सरकार अपनी बननी चाहिए। तो एक कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जाता है, ठीक है यहां से हम टाई अप करेंगे जेडीयू के साथ, लेकिन यदि हमें कहीं कमी पड़ेगी तो हम साथ ही इनका भी लोक जनशक्ति पार्टी का या चिराग पासवान का भी ले लेंगे। तो वो चिराग पासवान और बीजेपी भी दोनों खुल करके कह रहे हैं कि हमें कोई भी एक दूसरे का बैर नहीं है, ए और बी टीम दोनों उनकी झोली में है। तो ये भी सिचुएशन यदि ऐसा हालत मिलता है तो मुझे लगता है ए और बी टीम दोनों मिल जाएगी और ए भी स्क्वायर बना देगी वहां पे। तो मुझे लगता है सरकार बनाने की स्थिति में होगी। तेजस्वी भले बड़ी पार्टी के रूप में उतरे, लेकिन सरकार हो सकता है एनडीए की बन जाए। बिल्कुल। असफर शम्सी जी, ये बताइए कि जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि जेडीयू और बीजेपी के दरमियान सब कुछ सही नहीं है, लेकिन एक बार अगर रिजल्ट सामने आता है और आपको अगर एनडीए को फिर से एक बार मौका मिलता है सरकार बनाने का, तो क्या चिराग पासवान को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, एनडीए में शामिल कर लिया जाएगा? क्योंकि वो तो खुलेआम नीतीश की मुखालफत कर रहे हैं, उनकी कड़ी तनकीद कर रहे हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, इरशादुल्लाह साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? मेरी आवाज? सवाल असफर शम्सी साहब से है, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी, सुन लो। जी असफर शम्सी जी, शम्सी जी सुन पा रहे हैं हम लोगों को? ठीक है, शम्सी साहब तक शायद आवाज नहीं जा रही। इरशादुल्लाह साहब, इस बार मैं सुन रहा हूं जी। इरशादुल्लाह साहब, इस बार हमने देखा कि जी, मैं सुन रहा हूं। सीमांचल की लड़ाई जो है इस बार बहुत दिलचस्प हो गया। इरशादुल्लाह साहब, पिछली बार जेडीयू के लिए बहुत अच्छे नतीजे रहे थे सीमांचल से, लेकिन इस बार एमआईएम की भी एंट्री हो गई है। अब वहां पर जो मुस्लिम कार्ड खेला जाता था वहां पर अब एमआईएम भी है, आरजेडी, जेडीयू, एमआईएम। तो अब यहां पर मुकाबला बहुत सख्त हो गया है इरशादुल्लाह साहब। हाँ, मिल रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सीमांचल की, खासतौर से कटिहार जिले की सीमांचल की 6 सीट में जीते जा रहा हूं। आज का रिपोर्ट आप ले ले, आप दूर बैठे हुए हैं, बिहार में आप नहीं है। मैं आपको 10 तारीख को टेलीफोन करके बतलाऊंगा, बिल्कुल 6 सीट में जीतने जा रहा हूं। और नीतीश कुमार 10 तारीख को हमारे फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने विकास किया है, जनता को उन्होंने एक विश्वास में लिया है, जनता के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। बिहार को उन्होंने जो दिया, बिहार में विकास कैसी होती है, उन्हें पावर दी, जो एनर्जी, बिजली, बगैर बिजली के कारखाना चल सकता है क्या? आज 22 से 24 घंटा उन्होंने बिजली दी, रोड दिया। कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ी चीज है कि जब तक कि कम्युनिकेशन नहीं होगा आपके स्टेट का विकास नहीं होगा। इन्होंने शिक्षा दी, हर पंचायत में वो स्कूल खोले गए, प्राइमरी स्कूल खोले गए, मिडिल स्कूल खोले गए, कॉलेजेस खोले गए,
बिल्कुल इरशादुल्लाह जी, काम बहुत हुआ, लेकिन वही काम ये भी हुआ था कि शराब को बैन कर दिया गया था, जिस पर खवातीन जो है काफी सपोर्ट में थी नीतीश के। लेकिन अब जो हालत है वो साफ है, सबके सामने घरों तक पहुंचाया जा रहा है। तो कहने को तो काम काफी हुआ है, लेकिन अब की हालत, इस वक्त की हालत जो है वो काफी अलग है। नीतीश कुमार ने घर घर तक बिजली पहुंचाई, ये उनका दोष है। टोला से लेकर हाईवे तक उन्होंने रोड दिया, ये उनका दोष है। बिहार में उन्होंने अमन चैन शांति दी, ये उनका दोष है। 15 साल पहले चरवाहा विद्यालय से उन्होंने यूनिवर्सिटियां खोली, ये उनका दोष है। उन्होंने बिहार में अमन चैन शांति दी, ये उनका दोष है। ये जो मैं आपसे पूछता हूँ कि 15 साल में कोई कॉमनल राइट्स, कोई सांप्रदायिकता रैलियों में लग रहा है इरशादुल्लाह साहब, लोगों में एक नाराजगी क्यों है? जब आपने खूब काम किया, खूब तरक्की की है, 15 सालों में आप बिहार में बाहर लेकर आए हैं, डेवलपमेंट लेकर आए, फिर लोगों में नाराजगी क्यों है? दोष लोगों में क्यों है? लोगों में नाराजगी क्यों है? ये एक चीज समझने वाली। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, मेरे साथी विशाल आजम भी आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बिहार के चुनाव पर, तीसरे मरहले पर लगातार हमारी ये कवरेज जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक